भाजपा लड़खड़ा जाएगी, 400 पार तो होगा ही नहीं, जी सरकार बनाने पर भी आफत आ जाएगी। समय था कि राजद के लोग कहते थे एनडीए की बी टीम कौन, तो पप्पू यादव। जी आज तो जी मंच से साबित हो गया, बड़े मंच से, कि एनडीए की बी टीम और कोई नहीं बल्कि कुल तेजस्वी यादव बन गए पूर्णिया। भाजपा ने जी अपने वोटर्स को एहसास करा दिया हेडलाइंस के माध्यम से कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। लालू यादव का आज का बयान ये साबित करता है कि वास्तविक तौर पर मोदी, शाह या एनडीए के लोग डरे हुए नहीं है 400 पार वाली स्थिति में। जी डर जी महागठबंधन को है, मुकेश सहनी के वोट जी बैंक का, वोट ट्रांसफर का, वोट मोबिलाइजेशन का, अपने जी समाज के प्रति गंगा जल का जो प्रयत्न प्रयत्न का, जी उस सब जी का लिटमस पेपर टेस्ट है। अगर मुकेश सहनी इसमें गड़बड़ा गए हैं तो जी फिर बिहार की जनता जल्दी उनको नेता मानेगी नहीं। सुबह से रात तक लगातार वो जिस तरह से घूमे हैं, लोग का सिल्वर स्पून है, ये है हमने देखा उन्हें रात के 2-2 बजे तक बने लोगों से मिलते हुए, लगातार घूमते हुए, तो निश्चित रूप वो भी कमर कस के ही आए हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं। विशेष पंचनामा है और विशेष पंचनामा में नमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके डॉक्टर साहब हैं। वो लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं और इसी बीच 5 जो सीटों पे चुनाव हुआ है उस पर विशेष कवरेज लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। ऐसे तो दिन भर आपने देखा कि भारत लाइव पर हमने आपको एक एक मिनट का अपडेट बताया, लेकिन ये विशेष पंचनामा है और विशेष पंचनामा में जो 5 सीटों पे झंझारपुर, अररिया, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल में चुनाव हुए हैं, अंतिम जो चुनाव के नतीजे आए हैं, यानी कि जो वोटिंग प्रतिशत आया है, उस प्रतिशत के हिसाब से अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं। क्या रह गया है? तो चुनाव आयोग ने भी ये घोषणा किया है कि अभी तक हम क्लियर नहीं है कि कितना प्रतिशत हुआ है, लेकिन 60% के आसपास या उससे अधिक वोटिंग की बात कही जा रही है, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं। लेकिन कल सुबह तक आंकड़े पूरे आ जाएंगे। जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को एक बार हम नमन जी बता देते हैं कि 2014 में हमारे पास जो आंकड़े थे उसमें से झंझारपुर में 56.42% था, तो 2019 में 57.35% था। इस बार 55.50% है और ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे, इसलिए कि पूरे आंकड़े नहीं है। जब तक ये आंकड़ा दिया गया था तब तक चुनाव चल रहा था। वहीं आपको बताएं कि अररिया ने चौंकाया है। पहले भी 61.48% था, 64.73% था 2019 में, तो इस बार 62.80% है। वहीं खगड़िया में भी जिस तरह से वोटिंग का ट्रेंड चल रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा रुझान तो नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि खगड़िया ने 1% वोट ज्यादा किया है 2014 और 2019 के बनिस्पत, क्योंकि 2019 में 59% हुआ था और 1% के आसपास वोट घटा था। इसके साथ साथ 59% मतलब 60% के आसपास मधेपुरा में वोट हुआ था 2014 में, और 61% के आसपास हुआ था, वहां 61% हुआ है और अभी बढ़ना बाकी है। इसके साथ साथ 63.62% और 63.72% सुपौल का वोटिंग हुआ था 14 और 19 में। इस बार 62.42% यहां भी बढ़ेगा। अब इसके बाद ये बात आती है कि इस वोटिंग प्रतिशत के बढ़ने पहले और दूसरे चरण के, उसके बाद नतीजों पर कितना असर पड़ेगा। तीसरे चरण के मतदान के तुरंत बाद जो आंकड़ा हमारे सामने आया, जो रुझान आ रहा है, उसके अनुसार हम नमन जी से जानेंगे कि आखिर जीत हार की तरफ क्या कुछ कह रहा है। नमन जी, क्या कह रहा है ये आंकड़ा बढ़ना? देखिए, निश्चित तौर पर ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि पहले दूसरे चरण में जो एक मान्यता स्थापित से किया गया कि भाजपा का जो वोटर है वो बहुत अग्रेसिव नहीं हुआ, भाजपा के वोटर टर्नआउट कम हुए। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हुई। इसका असर बताया गया कि इसका असर ये होगा कि अब भाजपा लड़खड़ा जाएगी, 400 पार तो होगा ही नहीं, सरकार बनाने पर भी आफत आ जाएगी। ये एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, या इसको आप कह सकते हैं फूल्स कॉन्फिडेंस, जैसे फूल्स गोल्ड होता है वैसे फूल्स कॉन्फिडेंस देता है देश के विपक्षी नेताओं को। मैं फूल्स कॉन्फिडेंस इसलिए से कह रहा हूं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इस देश में इस वक्त जो पोलराइजेशन का लेवल भाजपा अचीव कर पा रही है वोटिंग परसेंटेज में, उससे बड़ा पोलराइजेशन अब तक नहीं हो पाया है। बिहार में निश्चित तौर पर उस पोलराइजेशन को चुनौती दी जाती है, लेकिन कालांतर में भाजपा का वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ता गया है और अब बेतहाशा गति से बढ़ चुका है। हम ये भी मानते हैं कि भाजपा का वोटर थोड़ा लेड बैक वोटर है, उसको ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो वोटिंग से अपने आप को थोड़ा दूर रखता है। वो सरकार बनाना तो चाहता है भाजपा की, लेकिन उसके लिए अग्रेसिव वोटिंग नहीं करता है।
जी इसी कड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए देश भर में सेंसेक्स, निफ्टी, इसके अलावा एक सट्टा बाजार भी है, जी अघोषित जिसे कहा जाता है। सट्टा बाजार में लगातार मेरे संपर्क में कई सट्टेबाज हैं। जी वो लगातार फोन करते रहते हैं, कभी किसी नंबर से कभी किसी नंबर से। वो फोन करके मुझसे इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, जानना जी चाहते हैं क्या चल रहा है, बिहार में क्या होगा, कितनी सीटों पर जीत हार होगा। और यही सट्टा बाजार कहीं ना कहीं जो सुर्खियां हैं उसे भी मैनेज करने की कोशिश करता है। जी अभी बताता हूं आपको एक कहानी। बिहार में कई चैनलों को कई सट्टा बाजार के लोगों ने, ये मैं प्रूव कर सकता हूं, इन्फ्लुएंस जी करने की कोशिश की। कैसे? बिहार में आंकड़ा जो आ रहा है वो कम आ रहा है, आप लोग ज्यादा दिखा रहे हैं, कैसे संभव है, मार्केट क्रैश कर जाएगा, और बहुत सारी दलीलें उसमें दी जाती हैं। जी जी अपने निश्चित हिसाब से तौर चीजों पर को बदल रहा है। बिल्कुल। और आपको बता दूं बाबा कि पिछले 2 चरण में भाजपा ने भी इसको खूब कैपिटलाइज किया है। जी भाजपा भी बेचारा बन गई कि अरे हाँ, हमारा वोटर तो नहीं आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे क्या करेंगे, फिर भी सरकार अब की बार 400 पार, फिर भी अब की बार 400 पार। जी तो भाई भाजपा यानी का ये ये भी कहना एक है। स्ट्रेटजी है। हाँ बिल्कुल, ये रिवर्स साइकोलॉजी है, ये रिवर्स जी जी इंजीनियरिंग जी है। जी भाजपा ने जी अपने वोटर्स को ये एहसास करा दिया हेडलाइंस के माध्यम से कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। क्यों जी कमजोर पड़ रहे हैं? क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुस्लिमों जी की लंबी जी भीड़ जी दिखाई गई, जी मुस्लिमों की लंबी भीड़ दिखाई गई, पिछड़े जी समाज के लोगों को, यादवों को अग्रेसिव दिखाया गया, जिसकी वजह से एक फूल्स कॉन्फिडेंस, जो बार बार मैं कह रहा हूं, महागठबंधन के जी लोगों को होता है। और दूसरा, उसी वक्त थोड़ा सा एक डर समाता है भाजपा के वोटरों में कि सही में क्या मोदी चला जाएगा, क्या फिर क्या होगा। जी ये डर बहुत भारी पड़ा है तीसरे चरण में। दूसरी बात मैं कहूंगा, आज एकाएक पता नहीं प्रकृति देवता भी खुश हो गए। जी मौसम ठंडा रहा आज पूरे बनस्पत बाकी दिनों के हिसाब से। जी आज तो जी बिल्कुल। समस्तीपुर में हूँ, समस्तीपुर, सुपौल, इन सब जगहों पे तो बारिश भी हुई है। पटना का हाल आप बताइएगा। पटना में भी बहुत मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। कल रात में एसी तेज बंद हवाएं करने की चल जरूरत रही है, लोगों को महसूस हुई थी। तेज और हवाएं चल यहाँ रही यहाँ है। की स्थिति, लेकिन पटना में एक तापमान बहुत गर्म है नमन जी। हो सकता है कि जो आप बात कर रहे थे कि वोटिंग प्रतिशत कम था, इसको लेकर के तीसरे चरण के चुनाव में अचानक से लालू प्रसाद आए बाहर, और विधान परिषद में जो 11 लोगों का शपथ ग्रहण चल रहा था, उस बीच उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो तुरंत बिहार के ठंडा मौसम को गर्मा दिया। उन्होंने जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये मौसम का ठंडक भी उस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाता है, क्योंकि इन्हीं जी क्षेत्रों में वोटिंग हो रहा है ना। सुपौल में वोटिंग हुआ, वहां बारिश हुई, वहां मौसम अच्छा था। खगड़िया में जी ऐसा ही मौसम हुआ। वोटिंग परसेंटेज पिछले चरण से ज्यादा बढ़ा है इस बार। जी और एक बड़ी बात जो आप बोलना चाह रहे थे बाबा, जिसमें मैंने आपको रोक दिया, जी लालू यादव का आज का बयान, जो पिछले कुछ दिनों का पैटर्न बयान का, जी आरक्षण को लेकर लगातार जो एक बयानबाजी वो कर रहे हैं। अब आरक्षण के दायरे में अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमान समाज को वो लाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। जी ये महागठबंधन के लोगों द्वारा, आप देखिएगा चिराग पासवान जिस मंच पर जा रहे हैं, वो सीधा हमला जी कांग्रेस पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस जी आप सभी का पुश्तैनी जो धन है, पुश्तैनी संपत्ति है, उसको छीन कर कुछ लोगों में बांटना चाहती है। क्या आप ऐसा जी होने देंगे? तो वो डर की खेती फिर से शुरू हो गई। जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने मौका दिया। और अब लालू यादव ने जो बोल दिया है, मुझे लगता है कि लालू यादव इसी तरह से 2015 में एक बयान दिए थे कि जी आरक्षण कोई माल चावल छीन नहीं सकता है। जी उस बयान को इतना भुनाया गया कि लालू यादव उस चुनाव में, महागठबंधन उस चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन कर गई थी। जी लेकिन सरकार बना दी। बयान बाबा बैकफायर करेगा। बी जी प्रिपेयर, बिल्कुल तैयार रहिए। लालू यादव का आज का बयान ये साबित करता है कि वास्तविक तौर पर मोदी, शाह या एनडीए के लोग डरे हुए नहीं है 400 पार वाली स्थिति में। जी डर जी महागठबंधन को है कि अब इतना के बाद भी क्या फिर यही कहेंगे कि ईवीएम हैक कर लिया? लोग बेवकूफ जी कहेंगे, लोग जी बेवकूफ कहेंगे। नमन जी, लालू प्रसाद के इस बयान के बाद जो परिस्थितियां बिहार में बनी थी, उस परिस्थितियों में आपने देखा कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने लालू प्रसाद को घेरना शुरू कर दिया, और 1 घंटे के अंदर में इतना ज्यादा लालू प्रसाद को घेरा गया कि लालू प्रसाद ने उसके लिए माफी भी मांगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे बयान को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। जी, ये देखिए, ये
एक अब जानबूझकर कही गई बात थी। लालू यादव ने ये बात जब कही है तो लालू यादव अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस भी इसी डरने पर चली गई है जी। लाख तस्वीरें राहुल गांधी की पूजा करते हुए आए, लाख कन्हैया कुमार घर में हवन कराएं, लेकिन ये सभी जानते हैं, ये वोटर्स भी जानते हैं कि डीप डाउन इनको अपने एक खास वोटर वर्ग को लुभाने का ही प्रयत्न करना है। अंततः इन्हें उसी डरे पर ही जाना है। और इस बार के चुनाव में बाबा मैं एक बात और बोल दूं बहुत जिम्मेवारी से, इस बार के जो जैसे देखिए किन किन सीटों पर चुनाव था, इसमें ज्यादातर क्या लगभग सभी सीटें एनडीए के पास ही थी। अररिया एक ऐसी सभी सीटें एनडीए के पास है, सभी 5 सीटें एनडीए के पास है। अररिया एक ऐसी सीट है जो इसमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है जी, लेकिन इस सीट पर आसानी से जीत जाते हैं एनडीए के लोग, रिवर्स पोलराइजेशन की वजह से। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जी, सुपौल सीट है, यहाँ का अगड़ा पिछड़ा का समीकरण बहुत तगड़ा है, पिछड़ा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां से भी जी जाती है जदयू। फिर झंझारपुर की बात हम करते हैं, झंझारपुर में यादवों की कमी है क्या, झंझारपुर में मछुआरा समाज की कमी है क्या, फिर भी आसानी से जीत जाते हैं यहाँ से जदयू और भाजपा के लोग। फिर खगड़िया की बात मैं करूंगा, खगड़िया से बार बार लोग कहते हैं काम नहीं करते हैं एनडीए के लोग, काम नहीं करते हैं एनडीए के लोग, बाहरी ला दिया भीतरी ला दिया, फिर भी वहां से एनडीए के ही लोग जीतते हैं। मधेपुरा माने रोम पोप का मधेपुरा गोप का, फिर भी इतनी यादवों की संख्या के बावजूद क्या जीत हार हुआ था वो आपको अच्छे से पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए भाजपा के पास चुनौती कुछ खास नहीं है, भाजपा को इस बार अपनी सरकार बनाना, वो 400 का टारगेट जो भाजपा ने रखा है ये एक आडंबर है, वो अपने वोटर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि भाजपा 400 पार नहीं कर रही है, अगर 400 पार वो कर जाती है तो हम आप नहीं पूरे विश्व की मीडिया इस चुनाव को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो स्थिति ये है कि जिसे चाइनीज मीडिया कहा जाता है वो तो राहुल गांधी की सरकार बनवा रहे हैं जी, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा तो बना नहीं रही है, उल्टा सपा ममता तेजस्वी अखिलेश सब मिलकर सरकार बना रहे हैं इस बार। जी मैं बताता हूँ वो बहुत हास्यास्पद है, ये इतना ही हास्यास्पद है जितना कि रात में दिन हो जाना। नमन जी आपने बहुत अच्छी बात कही। इस बात में एक बात तो मैं और एड ऑन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो एजेंडा सामने रखा था, जो अब एक सगुफा छोड़ा था, उसके बदले में जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार गलतियां करता जा रहा है और मुद्दा देते जा रहा है। जैसे आपने राहुल गांधी की बात की, उन्होंने कहा कि संपत्ति हम छीन करके देंगे, उनकी संपत्ति का मुआयना करेंगे। दूसरा, लालू प्रसाद आरक्षण और संविधान पर आकर के अटक गए हैं, उनके मुंह से जो बातें निकली ये सारी बातें कहीं ना कहीं बैकफायर कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे रही है। तेजस्वी यादव को क्यों भूल रहे हैं, भरे मंच से एनडीए के लिए वोट मांग दिया उन्होंने, अब क्या करें। एनडीए की बी टीम, एक समय था कि राजद के लोग कहते थे एनडीए की बी टीम कौन, तो पप्पू यादव। आज तो मंच से साबित हो गया भरे मंच से कि एनडीए की बी टीम और कोई नहीं बल्कि कुल तेजस्वी यादव बन गए पूर्णिया में। खुद ही मंच से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, खुद ही मंच से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। नमन जी आज जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जो 93 सीट है, 93 सीट में से जो 11 राज्यों के 93 सीटों पे चुनाव हुआ है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक आंकड़ा दे दूं। इसमें से जो अभी वर्तमान स्थिति बनी है इसमें से 80 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास हैं और 12 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास है। इसमें भी आपको बता दें कि वर्गीकरण करके देखा जाए तो 80 सीटों में 71 सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी के पास है इस तीसरे चरण के जो चुनाव हुए हैं 93 सीट पर। इसके अलावे आपको बता दें कि 12 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपनी प्रतिष्ठा बचाने का जंग है और कांग्रेस जो इतना सारा काम किया, लगातार राहुल गांधी यात्रा की है, इन सारी बातों को लेकर के अब कांग्रेस के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा और अपने आकार को बड़ा करने का एक बड़ा चुनाव है। जी निश्चित तौर पर देखिए आज बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इन सीटों में खास बात जो है कि हमें समझना पड़ेगा, जो मैं समझाने की कोशिश भी की, इसमें से कई सीटों पर महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में चुनाव से पहले था। जी अगर आप देखिएगा बाबा तो चुनाव से पहले कई सीटों पर महत्वपूर्ण स्थिति में, मजबूत स्थिति में था। झंझारपुर में आपको याद होगा गुलाब यादव लगभग जीत के आसपास थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सुपौल में आपको याद होगा बाबा, बैद्यनाथ मेहता ने जो तैयारी की थी, उस तैयारी पर तैयारी सब भारी हो गई थी। सारे सर्वे रिपोर्ट उनके पक्ष में थे। अररिया में इस बार अगर सीट देने में और सामंजस्य में अगर गड़बड़ी नहीं होती तो दो भाइयों की लड़ाई नहीं होती महागठबंधन में। जी जी। और वो कहीं ना कहीं वॉक ओवर जो है वो नहीं मिलता। फिर खगड़िया की बात हम करते हैं। खगड़िया में भीतरी बाहरी खूब हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि राजेश वर्मा को पोलिंग जबरदस्त हुआ है। राजेश वर्मा बताए जा रहे थे कि लोजपा के सबसे कमजोर खिलाड़ी हैं। और देखिए आज स्थिति की, लोजपा की पहली सीट जमुई, जहां कहा जाता है कि एक बाहरी व्यक्ति आ गए, नए व्यक्ति आ गए, नॉन पॉलिटिकल आदमी आ गए, वो भी लगभग जीत के कगार पर हैं। और खगड़िया में भी आज वोटिंग पैटर्न बदला है। कई बूथों से फोन करके लोगों ने कहा है, कई जगहों से इनपुट आया है कि जो एक समस्या थी। मेरी आज मुलाकात अशोक चौधरी से हुई थी समस्तीपुर में, एक सभा के दौरान उनसे मुलाकात, उन्होंने पूछा कि समस्तीपुर का फीडबैक क्या है नमन जी। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर तो स्थिति अभी कहा नहीं जा सकता, मैं 3 दिन से जरूर हूँ, लेकिन कहीं जा रहा हूँ सनी सुन रहा हूँ, कहीं जा रहा तो सांबी सुन रहा हूँ। निश्चित तौर पर शहरी वोटर एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं। एनडीए के वोटरों को मैसेज मिल गया है कि सांबी को वोट करना है। उनके पास चिराग पासवान, उनके पास नरेंद्र मोदी, उनके पास नीतीश कुमार सब हैं। और आज एक खबर और आई है कि महेश्वर हजारी अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे के चुनाव के लिए उतर रहे हैं फुल प्लेज। इसका मतलब महेश्वर हजारी को ये बात समझ में आ गई है कि यहाँ जात भी गवाओ भात भी न खाओ वाला हाल हो रहा है। आखिर नीतीश कुमार मंच से बोल ही दिए कि हटा देंगे, नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया कि कार्रवाई होगी, तो अब इंतजार क्या करना है? हटिए और बेटे के चुनाव में मदद कीजिए, खुलकर सामने आकर मदद कीजिए, ताकि चांस तो बने सनी के जीतने का। तो और एक और चीज नमन जी, एक और चीज इसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है वोटरों को, खत्म कर लूं। तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, अशोक चौधरी ने, कि खगड़िया तो आप होकर आए हैं, बताइए खगड़िया का क्या है। तो मैंने बताया उनको कि खगड़िया में एक पेच छोटा सा फंसा हुआ था। जदयू का संगठन जो है वहां पर वो साथ तो है राजेश वर्मा के, लेकिन ये बात फैलाई जा रही है अंदर अंदर कि आज चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, नीतीश कुमार से बदला ले लिया चिराग पासवान ने, और अब हमारे पास मौका है कि हम बदला लेकर एनडीए के एक प्रत्याशी को हरा कर भेजें। लोग ये भी कह रहे हैं हार ही जाएगा एनडीए तो क्या हो जाएगा, सरकार नहीं बनेगी मोदी की। लेकिन इस पर फीडबैक अशोक चौधरी का ये है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंसेस थे भी थोड़े बहुत संगठन में नहीं थे, कुछ लोग कर रहे थे जो अपने महत्वाकांक्षा में, जो चाहते थे कि उनको टिकट मिले। वैसे कुर्मी वहां समाज के कुछ लोग थे जो कि वहां पे माहौल बना रहे थे प्रत्याशी के अगेंस्ट। लेकिन क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है ये 5 पांडवों की तरह एकजुट दिख रहा है, पांचों मिलकर प्रचार कर रहे हैं। और राजेश वर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सुबह से रात तक लगातार वो जिस तरह से घूमे हैं, लोग का सिल्वर स्पून है, ये है, हमने देखा उन्हें रात के 2-2 बजे तक बने लोगों से मिलते हुए, लगातार घूमते हुए। तो निश्चित वो भी कमर कस के ही आए हैं। और अशोक चौधरी का फीडबैक ये था कि डिफरेंसेस सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, एक पूलिंग बूथ पर जदयू के लोग बैठ कर वोट करवाए हैं। तो समझ रहे खगड़िया में भी एक बढ़िया चांस होने के बावजूद भी उस चांस को किया गया। मधेपुरा में वही हाल है। मधेपुरा में आप एक बात मैं पूछूंगा बाबा, पूर्णिया में पप्पू यादव को डैमेज कीजिएगा तो मधेपुरा में पप्पू यादव छोड़ देंगे कहा? बिल्कुल डैमेज करेंगे, बिल्कुल डैमेज करेंगे। और उन्होंने यात्रा भी किया था बाबा। मधेपुरा, खगड़िया, उजियारपुर, इन सभी जगहों पर घूम कर समस्तीपुर, झंझारपुर पप्पू गए हैं, फिर झारखंड, वो इन क्षेत्रों में घूम कर मैंने फीडबैक लिया कि पप्पू यादव आए थे क्या? तो आए थे। क्या बोले? तो बोले हैं कुछ लेकिन बताएंगे नहीं। दवाई तो पप्पू यादव दे दिया आपको। तो इन सीटों की स्थिति लगभग मिला जुला कर यही है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी बता दे बाबा कि पर सीट पर क्या आपको लगता है, एग्जिट पोल हमारा क्या है? देखिए नमन जी, ये 5 सीटें जो है एनडीए के पास हैं और यहाँ लड़ाई पहले बताई जा रही थी, पहले और दूसरे चुनाव के बाद, की काफी कड़ी है। लेकिन इन सीटों पे जैसा कि आपने बताया भी कि खगड़िया में या जो भी 5 सीटें चिराग पासवान की है, उन्होंने कहा है कि वहां एक नहीं 2-2 सांसद आपके यहाँ काम करेंगे। एक सांसद मैं आपके यहाँ 24 घंटा रहूंगा, क्योंकि मेरे जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके साथ मैं भी एक सांसद के रूप में और यहाँ के गार्जियन के रूप में या बच्चा के रूप में, आप जैसे चाहेंगे काम करूंगा।
इसके अलावे आपको बता दें कि झंझारपुर की बात आपने की, झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। अगर किसी को कमजोर कर रहा है तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहा है। दूसरी तरफ अररिया की बात करें तो अररिया में भी आप समझ लीजिए कि लगातार जो आप बता रहे थे कि बहुत अच्छा आपने पॉइंट खड़ा किया, रेज किया कि मुसलमानों को एक लाइन से वोट देते हुए दिखाया गया और इसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को पोलराइज करने का, उनके घर से निकालने का एक बड़ा काम किया गया। ये भी एक बड़ा कारण था जिसमें आपने देखा होगा कि अररिया 2019 में भी हाथ में आया था और इस बार भी अररिया को हाथ में लाने के लिए खुद अमित शाह यहाँ आए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, पूरा कैंप आप एनडीए गठबंधन का देख रहे हैं। इसके अलावा बात खगड़िया की कहें तो वहां तो खुद आप देखे हैं, सीमांचल के इलाके तो दूसरा घर हो गया है अमित शाह का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया आप खुद रहे हैं, खगड़िया में हमने एक देखा था आप लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन था, उस ओपिनियन में लोग क्या कह रहे थे, उन्होंने लोग कह रहे थे कि मुझे चिराग पासवान से लगाव है, मैं चिराग पासवान को वोट दे रहा हूं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि चिराग पासवान ने जो विजन रखा है वो विजन पूरा करेंगे। आपने कई लोगों से बात भी किया था, कई युवा चिराग पासवान की बात कर रहे थे, कई सभाएं चिराग पासवान ने की, कई जगहों पर रोड शो किया, लगातार अपने प्रत्याशी के पीछे खड़े रहे, जो कि कहीं ना कहीं सभाएं तो बहुत कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी, लेकिन वो प्रत्याशी के साथ खड़ा रहना, वो हर जगह से मजबूत करना, वो नहीं दिख रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। अगर ये बात सुनकर किसी को बुरा लगे तो लगना चाहिए। हेलीकॉप्टर बना दिया, हेलीकॉप्टर को बना दिया ट्रैक्टर, और फॉर्च्यूनर गिर गई खेत में और कमर टूट गई और सारी चीजें वो सब देखी जा रही हैं। निश्चित तौर पर आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपको इस रेस में बहुत कमजोर कर रही हैं। हालांकि खुशी की बात तेजस्वी यादव के लिए यह है, लालू यादव के लिए, कि ये उनके घर का कार्यक्रम नहीं है परोजन, ये फूफागिरी जो कर रहे हैं वो लोग, ये परोजन कांग्रेस का है और कांग्रेस के परोजन में विघ्न पैदा करने वाले तेजस्वी यादव ही हैं और कोई नहीं है। जी, मैं एक बात इसमें कह करके इस पूरे डिबेट को समाप्त करना चाहूंगा नमन जी, कि आपको याद होगा कि 2010 में बहुत कमजोर हुए थे लालू प्रसाद, और जब 2010 में बहुत कमजोर हुए थे तो वो पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद जब 2015 के चुनाव में आए तो आपको याद होगा कि बहुत जगह कुर्सी लगा के स्टेज पर वो भाषण दिया करते थे। मैंने देखा उसी स्टाइल में तेजस्वी यादव भी अपने कमर का दर्द ठीक है, अच्छा हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए, चुनाव में उतरे, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ करके स्टेज पर जो भाषण दे रहे थे तो मुझे लालू प्रसाद की याद आ रही थी। और लालू प्रसाद भी कभी नरेंद्र मोदी का भाषण ऐसे ही सुनाया करते थे जिस तरह से वो भोंभा लगा करके सुना रहे हैं। साथ साथ आपने एक और चीज महत्वपूर्ण देखा होगा कि वो मुकेश सहनी को एक सेकंड के लिए अपने से दूर नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर मुकेश सहनी से आगे क्या लेना चाहते हैं। मुकेश सहनी विटामिन है बाबा, समझ लीजिए। जी जी जी, काम चलने वाला है इस समय। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बाबा, राजद अछूत हो गई है, राहुल गांधी सट नहीं रहे हैं, कांग्रेसी सट नहीं रहे हैं। ऐसे में एक ही सहारा है, डूबते को तिनका सहारा सुने है ना, वो तिनका खुद मुकेश सहनी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो नमन जी, हम इस डिबेट को समाप्त करते हैं। इसमें मुकेश सहनी की भी एक झंझारपुर फंसी हुई है। पोलिंग तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मलाहों ने कैसे वोट किया है। क्या मलाह भाजपा के साथ हैं, क्या मलाह मुकेश सहनी के साथ है। मुकेश सहनी के नेतागिरी का, मुकेश सहनी के वोट बैंक का, वोट ट्रांसफर का, वोट मोबिलाइजेशन का, अपने समाज के गंगा जल का जो प्रयत्न का, सब का लिटमस पेपर टेस्ट है। अगर मुकेश सहनी इसमें गड़बड़ा गए हैं तो फिर बिहार की जनता जल्दी उनको नेता मानेगी नहीं, जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस 5 सीटों का जो समीकरण हमने बताया और नमन जी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से इन 5 सीटों का जिस तरह से नक्शल में आपको बता दिया, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे चरण के 5 सीटों के चुनाव में अति पिछड़ा समाज के एकजुटता का और उनके वोटरों का बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि यहाँ जितनी भी सीटें हैं वहां कहीं ना कहीं MY समीकरण इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर EBC के वोटर जो नाराज चल रहे थे कि उनको 36% होने के बावजूद उन्हें जो प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं मिला, उसका परिणाम क्या होता है। क्या वो वोट में या गुस्से में ट्रांसफर होकर के बदलता है उम्मीदवारों के तरफ, और ये 4 तारीख को हमें पता चल जाएगा। नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से नजर बनाए रहिए।